लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में हम अपने NISM फाउंडेशन सीरीज का 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो कि है प्राइमरी मार्केट्स के ऊपर। प्राइमरी मार्केट्स को अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो जिसको आप लोग IPO बोलते हैं वही होता है प्राइमरी मार्केट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कोशिश करिएगा याद रखने का। देखिए, प्राइमरी मार्केट में सिंपल सा फर्स्ट लाइन अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए, इट इज डायरेक्टली इशूड बाय द इशूअर। जो एक्चुअल ओनर है वही डायरेक्ट इशू कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मैं अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, वो हो गया आपका प्राइमरी मार्केट इशू। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, और ये हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं जो कि ओनर है उससे। अगर हम नॉर्मल मार्केट से खरीदते बेचते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। प्राइमरी मार्केट इज डायरेक्टली कंपनी के ओनर से या इशूअर ऑफ द कैपिटल से। मतलब अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो बैंक, NBFC जो भी है उनसे हम डायरेक्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है उनसे डायरेक्ट ले रहे हैं, तो वो हो गया प्राइमरी मार्केट इशू, ठीक है। अब क्या कोई भी कंपनी चाहे तो उसको बाजार से पैसे मिलेंगे? नहीं, उन्हीं कंपनीज को पैसे मिलेंगे जिन कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है और फ्यूचर में उनका परफॉर्मेंस अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उन्हीं कंपनीज को इशू का जनरली ऑप्शन मिलता है और वही कंपनीज इशू करते हैं तो उनकी इशू को सब्सक्राइब किया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट पे हम डिस्कस कर लेते हैं। टैप द लार्जर कैपिटल मार्केट। देखिए, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, लोग बैठे हुए हैं, उनको अगर पता चले कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है तो पैसा लगाने के लिए, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, पता ही नहीं चलता है कि ये कंपनी ग्रो करने वाली है। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट इशू के थ्रू जाते हैं तो हो सकता है कि दुनिया में काफी लोग हों जो हमारी कंपनी में पैसे लगाने को इंटरेस्टेड हो। उसके बाद इट इज थ्रू ए कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि अगर आप IPO लेके आ रहे हैं, you must be very much competitive in your own industry, that's why your IPO will be successful, or else आप जैसा काम करने वाले काफी लोग होते हैं, कोई यूनिक नहीं होता है। फ्लिपकार्ट का कंपटीशन अमेजोन था, तो हर चीज में एक कंपटीशन रहता है। ओला का उबर है, उबर का ओला था, मेरू उसके पहले था, तो हर चीज का एक कॉम्पिटिटर रहता है। आपको कंपटीशन में तभी एडवांटेज मिलेगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर हो या एटलीस्ट एट पार हो। तो यहाँ पे एक फेयर प्ले हो जाता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से इशू होता है। उसके बाद इट डाइवर्सिफाइज ओनरशिप। ओनरशिप डाइवर्सिफिकेशन का क्या बेनिफिट है? देखिए, अभी तक मैं मान लीजिए अपनी कंपनी अपने हिसाब से चला रहा था। इन फ्यूचर मुझे अगर लगता है कि नहीं, इसमें ग्रोथ के लिए मुझे और लोगों के भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या किया, ओनरशिप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दिया। और वो ओनर ऐसे हो सकते हैं जो कि इन फ्यूचर मुझे सजेशन दे और मेरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का भी हेल्प करते रहे। तो मेरी ओनरशिप डाइवर्सिफाई हो गई, मेरी जो लिमिटेशंस थी मेरे फंड्स के वो बढ़ गए, और अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स अगर आ गए तो मेरे को उस नाम पे बाकी लोगों से भी, बैंक से भी पैसे मिल सकते हैं, वही इन्वेस्टर्स पैसे दे सकते हैं, तो उसका एक एडवांटेज है। अब बेटर डिस्क्लोजर। देखिए, आप जब भी IPO लेके आते हैं आपकी कंपनी लिस्ट होती है, लिस्टिंग के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें आपको हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्क्लोज करना होगा, आपको हमेशा अपना एनुअल अकाउंट्स डिस्क्लोज करना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करने होंगे, ऑडिटर से प्रॉपर ऑडिट कराने पड़ेगी, अच्छे ऑडिटर रख के ऑडिट कराने पड़ेंगे। तो ये सब उसका एक बेनिफिट है कि जो भी कंपनी IPO लेके आते हैं उनमें प्रॉपर डिस्क्लोजर मिलता है हमें। उसके बाद अगर हमारी कंपनी में बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब इन्वेस्टर्स अगर हमारी कंपनी में इन्वॉल्व हैं, तो वो हमारी कंपनी को टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहेंगे। तो हमारी कंपनी क्या है, हमारी जो कंपनी में ग्रोथ हो रहा है या फिर हमारी कंपनी में जो भी खराब चीजें चल रही है वो हमारा शेयर प्राइस फैक्टर करते रहेगा, और हमारे शेयर प्राइस में वो सारे इवेंट्स रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। तो ये इन्वेस्टर्स उसी हिसाब से इवेल्युएट, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने लग गई तो इन्वेस्टर्स मेरे शेयर्स ज्यादा दाम पे भी खरीदने को रेडी हो जाएंगे। तो वो हो गया इवैल्यूएशन बाय इन्वेस्टर्स। एग्जिट फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स कैसे हो गया? देखिए, जैसे फ्लिपकार्ट है या पेटीएम है, ये लोगों में अलीबाबा ने या वॉलमार्ट ने काफी पैसे लगा के रखे हैं। अब क्या होगा, जब IPO आएगा इनका या फॉरेन लिस्टिंग के लिए भी लोग जाते हैं या इंडिया में लिस्टिंग करते हैं, तो ये जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके साथ साथ जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो लोग भी कुछ पैसे अपने निकालेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि
बेसिकली जो लोगों ने पहले से फंसा के रखे हैं अपने पैसे, उनको एक निकलने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी, देखिए वेदर इट इज शेयर्स, वेदर इट इज डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर आप सेकेंडरी मार्केट में हैं तो वो नॉर्मल जगह से ज्यादा लिक्विडिटी होती है। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में ट्रांजैक्शन कोई करने को रेडी नहीं होता है, लेकिन लिस्टेड में लोग रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मालूम है कि ये लिस्टेड है, तो मेरे को अगर आज जरूरत है तो मैं आज बेच दूंगा, 2 दिन में पैसे मेरे बैंक में चले आएंगे। तो ये हो गया उसका लिक्विडिटी का बेनिफिट। उसके बाद क्या? रेगुलेटरी सुपरविजन। देखिए सबसे बड़ा बात ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर आप आईपीओ लेके आते हैं, नॉर्मल आईपीओ, या आप डेट इंस्ट्रूमेंट का इशू लेके आते हैं, सब सेबी मॉनिटर करता है। कोई भी आईपीओ का अप्रूवल पहले सेबी देता है, उसके बाद कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट का अप्रूवल पहले आरबीआई देता है, तब उसकी लिस्टिंग होती है। वो लिस्टिंग की पूरी मॉनिटरिंग स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी करता है। तो उस पर रेगुलेटरी सुपरविजन है। तो उससे क्या होता है? पब्लिक में फेथ होता है कि अगर आईपीओ आ रहा है तो हो सकता है कि ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी चेक की गई हों और लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो। अब प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट का एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया? लिस्टिंग हो गई है, उसके बाद बाइंग सेलिंग चल रही है, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। लिस्टिंग के पहले इट इज प्राइमरी मार्केट। डायरेक्ट इशू जिसको बोलते हैं, या डायरेक्ट ओनर जिससे बेच रहे हैं, वो हो गया प्राइमरी मार्केट इशू। और लिस्टिंग के बाद लोग नॉर्मली मान लीजिए खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे से, वो हो गया सेकेंडरी मार्केट इशू। अब टाइप ऑफ इश्यूज देख लेते हैं। एक पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स एंड बोनस इशू। पब्लिक इशू क्या होता है? देखिए अगर मेरे को अपने जो भी शेयर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट है मोर देन 200 पीपल से ज्यादा को देने हैं, देन इट बिकम्स ए पब्लिक इशू। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या हो गया? मैंने अगर कुछ सिलेक्टेड लोगों को सोचा है कि मैं दूंगा, जैसे कि आए दिन पेटीएम अपने कुछ शेयर्स अलीबाबा को बेचते रहता है, वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रेफरेंशियल इशू क्या हुआ? मैंने नॉर्मल प्रोसेस से जाके नहीं इशू किया, मैंने कुछ एक स्पेसिफाइड पर्सन को प्रेफरेंशियल इशू दे दिया शेयर का कि भाई तुमको ही देंगे ये शेयर, वो हो गया प्रेफरेंशियल इशू। राइट्स एंड बोनस इशू। राइट्स क्या हो गया? देखिए मान लीजिए कोई मेरा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई तुम मेरे कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मैं तेरे को एक और शेयर एडिशनल देता हूँ। मान ली 10 शेयर तुमने रखा है, तो मैं और तुमको एक शेयर और देता हूँ, प्रोवाइडेड तुम मेरे को इतना रुपया दो। तो वो एक तरह का फर्दर कैपिटल रेजिंग हो गया। तो उसमें क्या होता है, जिसके पास 10 शेयर थे, मान लो वो शेयर के भाव चल रहे हैं 300 रुपए बाजार में, वो क्या करता है कि 250 में ही दे देता है कि एक शेयर आप और ले लो 250 रुपए में। तो क्या हो गया, उसकी एक तो बाइंग कॉस्ट कम हो गई, प्लस एक शेयर उसे एक्स्ट्रा मिल गया। उसके बाद हो गया बोनस इशू। बोनस इशू क्या हुआ? मान लीजिए कंपनी के 1000 शेयर हैं आपके पास, कंपनी ने बोनस इशू लाया। कंपनी क्या करता है बोनस इशू में? जो उसका ऑलरेडी ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर रहता है उसको वो स्प्लिट करता है। तो स्प्लिट करता है, स्प्लिट में जो प्राइस चल रही होती है सीधा डिवाइडेड बाई, अगर मान लीजिए 1:1 का स्प्लिट है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1:5 का स्प्लिट है तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और मान लीजिए अब स्प्लिट करने को बचा नहीं है, अगर 1 रुपए पे फेस वैल्यू आ चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आप बोनस इशू लाते हैं, मतलब आप नंबर ऑफ शेयर्स एक्सपैंड कर देते हैं सो दैट आपका शेयर प्राइस सीधा हाफ हो जाए। हाफ क्यों करना चाहते हैं लोग? क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब 2700 रुपए का शेयर आप कितना खरीद पाओगे, बट अगर 270 रुपए का शेयर है तो आप ज्यादा खरीद पाओगे। यही लॉजिक से बोनस इश्यूज लाए जाते हैं। इशूअर कौन हुआ? इशूअर वही हुआ जिसने कैपिटल सीक किए हैं। मतलब अगर बेसिकली अगर एक कंपनी है तो वो शेयर्स इशू कर रहे हैं, एक बैंक है तो वो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर इशू कर रहे हैं, जिसको हम यहाँ देखते हैं। देखिए बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से इशू करते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज इक्विटी शेयर बॉन्ड्स इशू करते हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर बॉन्ड्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर ये करते हैं। बैंक क्या करते हैं? अपने शेयर्स भी इशू कर सकते हैं, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स भी इशू कर सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? यूनिट्स इशू करते हैं। मतलब क्या हुआ, आप मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं ये पैसे को कैपिटल मार्केट में लगाऊंगा। आपको अगर एक्सपर्टाइज नहीं है तो मैं वो पैसे कैपिटल मार्केट में डिप्लॉय करूंगा। ये हो गया म्यूचुअल फंड का काम। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब देखिए कोई भी इंडिया में कैपिटल मार्केट की अगर एक्टिविटी होती है, सबसे बड़ा रेगुलेटर हमारा सेबी है। अब प्राइमरी मार्केट्स के लिए उन लोगों की ये गाइडेंस है
ICDR रेगुलेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2009, इसको ICDR रेगुलेशन 2009 बोलते हैं। और इसी बेसिस पे आज के डेट में जितने भी इश्यूज होते हैं और सब कुछ होता है सब इसी में लिखा हुआ है। इसमें क्या क्या कवर्ड है, कौन कौन पब्लिक इशू ला सकता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना होगा, रेगुलेटर को देना होगा, किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए आपने कितने शेयर एलोकेट करने का सोचा है वो आपको देना पड़ेगा प्रोजेक्शन, किस वे से आप इशू करने वाले हैं वो देना पड़ेगा आपको, टाइमलाइन फॉर पब्लिक इशू प्रोसेस, मतलब आप कब लेके आएंगे, किस दिन आपका इशू क्लोज होगा, किस दिन आपका एलोकेशन होगा, किस दिन आपका रिफंड होने वाला बाकी पैसे का, और किस दिन आप लिस्टिंग के लिए जाने वाले हैं, ये पूरा प्रोसेस देना पड़ता है। फंड आप लेंगे जो उसका क्या यूज करने वाले हैं आप वो देना पड़ता है। कंटिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स एंड अदर आउटसाइड इन्वेस्टर्स, बेसिकली उसमें ये लोग ये जज करते हैं कि जो भी प्रमोटर्स है वो कहीं कंपनी को बेच के भागने वाले तो नहीं है ना, वो कंपनी में इन्वॉल्व रहने वाले हैं कि नहीं है, वो ऑपरेशंस को ओवरसाइट करने वाले हैं कि नहीं है, वो बेसिकली चेक होता है। और उसमें इन्वेस्टर्स के लिए क्या फेवरेबल चीजें हैं और इन्वेस्टर्स कब निकल सकते हैं वो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप वो सब देख के बताइए। अच्छा, जो भी इशूअर रहेगा, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप इशू कर सकता है मार्केट में अपने शेयर्स? नहीं कर सकता। पार्टनरशिप कर सकता है? नहीं कर सकता। एसोसिएशन ऑफ पर्सन? नहीं कर सकता, क्योंकि इनके कोई शेयर्स नहीं होते हैं। शेयर्स किसके होते हैं? लिमिटेड कंपनी के शेयर्स होते हैं। बैंक्स एनबीएफसीज को जैसे मैंने बताया आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ता है अपने हर इशू का, तो वो पहले आरबीआई से इशू लेंगे, फिर आएंगे वो एक्सचेंजेस के पास कि भाई मेरी लिस्टिंग करा दो। उसके बाद बाकी कंपनीज, गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं कि 10 साल का मैंने बॉन्ड इशू किया, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे आप मुझे इतने पैसे दीजिए। तो जिसको सब्सक्राइब करना होता है करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स वगैरह आए हुए हैं बहुत पहले भी, तो लोगों ने सब्सक्राइब किया है उसे। म्यूचुअल फंड्स हैव टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी। बेसिकली क्या है, कोई भी म्यूचुअल फंड बोल दे कि मैं एजेंसी रन करता हूँ, मुझे आप पैसे दीजिए मैं मैनेज कर दूं, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स को सेबी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उनका एक एक जो भी वो नया स्कीम लेके आने वाले हैं उस स्कीम का अप्रूवल उनको लेना पड़ता है। उसमें प्रॉपर कैटेगराइजेशन करना पड़ता है कि एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है या नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए है। इस इशू का रेटिंग देखना पड़ता है, इसकी हिस्टोरिकल इवेल्युएशन करनी पड़ती है कि ये पहले कितना वॉलेटाइल रहा है, आगे कितना हो सकता है, वो चीज। अब टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट सब कुछ आ जाते हैं इसमें, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर्स। मतलब आप मेरे लास्ट क्लास देखिएगा तो जितने मैंने कैटेगरीज कवर किए हैं सब आ जाते हैं इसमें टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, तो उस पर अब दोबारा नहीं जाते, सभी रहते हैं उसमें। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, सिंपल एलिजिबिलिटी ये है 3 करोड़ का आपका नेट टेंजिबल एसेट होना चाहिए, बहुत बड़ा बात नहीं है। प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए आपका 15 करोड़, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भले आपका कम हो बट टैक्स के पहले, मतलब गवर्नमेंट को पे करने के पहले आपका प्रॉफिट 15 करोड़ लास्ट 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट 3 साल में नहीं है तो ठीक है, आप 5 साल तक का देखिए। 5 साल में अगर 3 साल है तो फिर आपको फिर भी परमिशन मिल जाएगा। नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लास्ट 3 साल में होना चाहिए। हाउएवर कितनी कंपनी जो नहीं होती है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्टिंग में नहीं होती है, तो उनको कैसे मिलता है आईपीओ लाने को? उनको मिलता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू। बट बुक बिल्डिंग प्रोसेस का क्या लॉजिक है, आपने जो भी टोटल इशू लाना है, मान लीजिए आप 100 करोड़ का इशू लाने वाला है तो उससे 75 करोड़ कम से कम इंस्टीट्यूशनल बायर्स को खरीदना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स नहीं लगाते हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसे नहीं, उनके पैसे नहीं फंसा सकते। आप अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर 75% नहीं खरीदते हैं तो आपको 100% रिफंड करना होगा टू एवरी कंस्टिट्यूएंट, और आपको अपना आईपीओ कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपको पूरे पैसे करने पड़ेंगे। अब प्रमोटर का देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि मैं अपने पूरी कंपनी बेच दूं बाहर वालों को, तो वो तो चलेगा नहीं। अगर आप इशू लेके आ रहे हैं तो आपको मिनिमम 20% अपनी शेयर होल्डिंग रखनी पड़ेगी इन फ्यूचर, और उसमें भी टाइम बाउंडेशन होता है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टाइम बाउंडेशन रहता है कि इतना % आपको रखना ही पड़ेगा, तो वो उसमें 20% मिनिमम है। अच्छा, अब पब्लिक को जो टोटल ऑफर आप देंगे उसमें आप पब्लिक दे सकते हैं, एम्प्लॉइज दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दे सकते हैं, तो उसमें आपको पब्लिक को कितना मिनिमम देना है? देखिए, बिलो 1600 करोड़ के इशू, जो कि मैक्सिमम इश्यूज यही वाले होते हैं,
आपको एटलीस्ट 25% पब्लिक को देना पड़ेगा। अगर आपको 1600 करोड़ से 4000 करोड़ तक आपको अगर इशू करना है तो आपको 400 करोड़ का मिनिमम इशू पब्लिक को देना पड़ेगा। ये परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, तो परसेंटेज 40% से लेके आप समझिए 10% तक वेरी कर सकता है पब्लिक के लिए। 4000 करोड़ के ऊपर का अगर इशू है तो मिनिमम 10% आपको पब्लिक को देना पड़ेगा। ये हो गया रूल। अच्छा, इसमें भी कंपनी जो भी इशू लाएगी ये वाली, उसको 25% 3 साल के अंदर अपने होल्डिंग्स को कर लेना पड़ेगा। मतलब पब्लिक शेयर होल्डिंग को आपको 3 साल के अंदर उतना बढ़ा लेना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी 25% है। गोइंग फॉरवर्ड आपका परसेंटेज यहाँ पे कम हो सकता है, यहाँ कम हो सकता है, लेकिन इसको आपको 3 साल के अंदर 25% कराना होगा। तो या तो प्रमोटर्स को बेचने पड़ेंगे या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेचने पड़ेंगे पब्लिक में। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरली 3 डेज 4 डेज चलता है। बेसिकली 2 दिन रखते हैं लोग एंकर इन्वेस्टर्स के लिए या 1 दिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, और उसके बाद 3 दिन रखते हैं पब्लिक के लिए, और उसको आप एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 10 वर्किंग डेज। तो ये बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में जब सब्सक्रिप्शन बहुत कम होते हैं तो ही एक्सटेंशन होता है। अंडर राइटिंग, देखिए ऐसा हो सकता है ना कि जब आप लेके आए, मान लीजिए कुछ किसी ने कोरोना के टाइम में डिसाइड किया कि मैं आईपीओ लेके आऊंगा, बहुत लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे कि आपका आईपीओ सब्सक्राइब करें। उस समय अंडर राइटर का रोल आता है। अंडर राइटर क्या बोलता है कि ठीक है एटलीस्ट 90% मैं, अगर तुम नहीं सब्सक्राइब करोगे तो मैं सब्सक्राइब कर लूंगा। अभी कोरोना के समय जब यस बैंक का फर्दर पब्लिक ऑफर आ रहा था 15,000 करोड़ का, तो यही हुआ था। 13,000 करोड़ की पब्लिक सब्सक्रिप्शन आई थी। उसका अंडर राइटर था एसबीआई ने बाकी सारे पूरे ले लिए, तो 2,000 करोड़ का एसबीआई ने ही ले लिए थे। एसबीआई ने उसको बचा लिया, नहीं तो उसको पूरे पैसे लौटाने पड़ते हैं। डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर, देखिए अब फिजिकल शेयर्स होते नहीं है, तो किसी कंपनी के अगर फिजिकल शेयर्स और शेयर बॉन्ड्स वगैरह होंगे तो उसको डीमेटलाइज करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाके, और फिर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद होती है क्रेडिट रेटिंग। कोई भी अगर आप आईपीओ ला रहे हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहे हैं, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अपनी रेटिंग करानी पड़ेगी। वो रेटिंग के बेसिस पे ही आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, देखिए टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स बेसिकली कोई भी हो सकता है। बैंक्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, एलएलपी हो सकती हैं, हमारे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एचयूएफ हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, फॉरेन रेसिडेंट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को किस कैटेगरी में लिया जाता है? देखिए दो तरह के इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है एचएनआई, एक होता है नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर जो 2 लाख तक अप टू 2 लाख लगाता है वो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हुआ। मोर देन 2 लाख वाले को एचएनआई बोलते हैं। यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, बट आप एचएनआई ध्यान रखिएगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। और बाकी जितने भी अदर कैटेगरी वाले हुए वो हो गए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब हो गए। अब किस तरह के इश्यूज होते हैं? फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, पब्लिक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब आईपीओ में फ्रेश इशू क्या है? देखिए फ्रेश इशू क्या हुआ, आपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया, नया शेयर कैपिटल बनाया और नया शेयर कैपिटल आपने इशू किया, वो हो गया फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। और ऑफर फॉर सेल क्या है? एग्जिस्टिंग कंपनी में ही जितने शेयर्स हैं उसी शेयर्स में से आप कुछ शेयर्स बेच रहे हैं। सो फ्रेश इशू में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ओनरशिप डाइल्यूट होता है, ओनरशिप आप देते नहीं है, तो आपका परसेंटेज बस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल शेयर्स इशू कर रहे हैं। बट ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है? ऑफर फॉर सेल में क्या हो रहा है, आपके पास 100 शेयर, उसमें से आप 20 दे रहे हैं। और उस फ्रेश इशू में क्या था? फ्रेश इशू में था आपके पास 100 शेयर है, आपने एडिशनल 20 बनाए और वो इशू किए, तो वहां पे 100/120 आएगा और दूसरे वाले केस में 80/100 आता है। इसलिए परसेंटेज वैसे कैलकुलेट होता है। ये एग्जांपल है, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब क्या हो गया? देखिए आपने ऑलरेडी आप आईपीओ में है, मार्केट में, आप मार्केट में आईपीओ आपकी है, आपकी कंपनी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी होती है। आपने क्या डिसाइड किया कि मुझे और पैसे चाहिए, तो आप क्या लेके आए? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्लासिक केस है, यस बैंक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था लास्ट ईयर, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ था, 15,000 करोड़ उसने रेस किए थे। प्राइसिंग,
देखिए फिक्स प्राइस इशू, बुक बिल्ड इशू। फिक्स प्राइस मतलब क्या हुआ कि उसने बोली थी मैं 100 रुपए में ही दूंगा। बुक बिल्ड क्या हो गया, उसने बोला कि 95 से 100 के बीच में जिसमें हाईएस्ट बिड आएगा मैं उस प्राइस में दूंगा। पब्लिक इशू का प्रोसेस क्या है, देखिए सिंपल सा है, कंपनी अपना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद वो जाएगा एक मर्चेंट बैंकर के पास, वो मर्चेंट बैंकर के पास जाएगा, मर्चेंट बैंकर उसको सारा चीज देखेगा, फिर रजिस्ट्रार वगैरह के पास ये लोग जाएंगे, अपने शेयर्स को रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद जब वो एक्सचेंजेस के पास जाएगा मर्चेंट बैंकर कि भाई हमको ये पब्लिक इशू लाना है, एक्सचेंजेस देखेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे, उसके बाद उसमें आप उसमें फिर वो लोग परमिशन देंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देंगे, फिर वो सेबी के पास जाएगा, सेबी बोलेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का लेके आओ, तो क्रेडिट रेटिंग के पास जाएंगे, क्रेडिट रेटिंग वाले लेके आएंगे, उसके बाद वो पूरा ड्राफ्ट बना के वो देंगे सेबी को। उसके बाद क्या होगा, सेबी अलाउ करेगा या तो कि आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर दीजिए, या कुछ चेंजेस बोल के वो अलाउ करेगा या फिर मना कर देगा। उसके बाद जो लीड मैनेजर होगा, जो मर्चेंट बैंकर रहेगा, वो अपना प्रोसेस फॉलो करेगा, उसके बाद मार्केटिंग होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट होगी, उसके बाद आपका इशू ओपन होगा। इशू ओपन होने के बाद लोग अपने आपके इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद पब्लिक वाले अपना करेंगे, उसके बाद पैसे जो आएंगे वो अगर क्वालिफाई कर रहा है फॉर कंप्लीट इशू, मतलब 90% के ऊपर सब्सक्रिप्शन है, तो उसके पैसे आपको मतलब एज ए कंपनी आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद आप बाकी जो पैसे हैं, या फिर आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन आ गया था शेयर्स का, तो वो पैसे आप रिफंड कर देंगे, और जितना आपने शेयर इशू कर दिया उसकी फिर लिस्टिंग होगी मार्केट में, और उसके बाद वहां से ट्रेड चालू हो जाएगा। कंस्टिट्यूएंट ऑफ पब्लिक इशू, तो जैसे हमने बताया रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स, बेसिकली आरटीए वही होते हैं जो कि आपके शेयर्स का ट्रांसफर आपके नाम से लेके दूसरे के नाम पे, मतलब मैं अगर ओनर हूं तो मेरे नाम से लेके अगर आप मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, वो काम होता है रजिस्ट्रार का, वही उसको ट्रांसफर एजेंट भी बोलते हैं। बैंकर्स, बैंकर्स कौन होते हैं, जिसके आप देखो पैसे, आप तो पहले पैसे दोगे ना, फिर बिडिंग सिस्टम होती है, तो आप पैसे दोगे पहले, पैसे को मैनेज कौन करेगा, बैंक्स मैनेज करते हैं, वही हो गया बैंकर्स टू द इशू। फिर ब्रोकर्स या सिंडिकेट मेंबर्स, जनरली देखिए कोई भी आईपीओ आता है ना, तो बिना ब्रोकर के पुश के वो बिकता नहीं है, तो ब्रोकर्स पुश करते हैं, सर लगाओ पैसे इसमें, सर ये अच्छा आईपीओ है, अच्छा आईपीओ है। तो ठीक है, हर कंपनी तो बर्गर किंग होती नहीं है कि उसमें पब्लिक आंख बंद कर पैसा, हर कंपनी आईआरसीटीसी तो होती नहीं है कि पब्लिक आंख बंद कर पैसा लगाए, कुछ कंपनीज मिसेस वेक्टर भी होते हैं जो जिसका नाम ही पब्लिक ने नहीं जाना रहता है, तो ब्रोकर्स बोलते हैं सर आप लगा लो। फिर होता है अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटर का रोल क्या है, अंडर राइटर का रोल ये है कि वो बोलता है कि भाई तुमने 1000 करोड़ का इशू लाना है, ठीक है, 900 करोड़ तक का सब्सक्रिप्शन की गारंटी मैं देता हूँ, अगर कम होता है सब्सक्रिप्शन मैं खरीद लूंगा, बट तुम्हारा आईपीओ जाएगा मार्केट में। तो अंडर राइटर वो रिस्क लेके चलता है। प्रोस्पेक्टस, देखिए प्रोस्पेक्टस में आपको सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, आपका क्या पर्पस है इस आईपीओ को लाने का, आपके क्या फाइनेंशियल्स हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स आपको देने पड़ेंगे, समरी और कंप्लीट देना पड़ेगा, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स कौन कौन है, सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। अब होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। बेसिकली रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आपको सारा डिटेल्स आपका दिया रहता है, और उस डिटेल्स में कुछ कुछ मैंडेटरी चीजें हैं वो सब देखता है सेबी, और उस बेसिस पे वो अप्रूवल या रिजेक्शन देता है। अगर सेबी के सारे क्राइटेरियाज में आपका मैच किया तो वो अप्रूवल देता है, उसके बाद आप इशू ला पाते हैं। अब ये तो हो गया कैसे आएगा, बट नॉर्मल पब्लिक अप्लाई कैसे करे। तो मान लीजिए मैं एक नॉर्मल इन्वेस्टर हूँ, मुझे अप्लाई करना है, तो क्या होता है कि पता चला कि ये आईपीओ आने वाला है, तो वो आईपीओ आने वाला है। अब ये आईपीओ को क्या करना है, या तो दो तरीके होते हैं, आईपीओ का फॉर्म भरिए, चेक दीजिए, वो उस तरीके से कर दीजिए, या फिर मैक्सिमम बैंक्स क्या अपने वेबसाइट पे आईपीओ एप्लीकेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके डे एंड पे वो बैंक अपने एक कंसर्न ब्रोकर के थ्रू या कनेक्टेड ब्रोकर के थ्रू वो क्या करता है, जैसे एचडीएफसी है तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज उसकी ही कंपनी है, तो एचडीएफसी सिक्योरिटी के थ्रू वो क्या करता है कि आपका बिडिंग कर देता है आपके बिहाफ पे, और जब आपको आता है आपको अलोकेट कर देते हैं शेयर्स। तो ईआईपीओ उस तरीके से चलते रहता है। और उसके बाद क्या होता है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। देखिए बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या हुआ, कुछ आईपीओ में आप देखे होंगे, सुने होंगे एटलीस्ट,
कि 100 टाइम सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब एक शेयर के पीछे 100 लोग लगे हुए हैं। तो क्या होता है, रैंडम बेसिस पे हर कैटेगरी में होता है। मान लीजिए रिटेल कैटेगरी में 100 मान लीजिए टोटल आपके बिडिंग हुए हैं 100 टाइम्स, बट आपका रिटेल कैटेगरी 30 टाइम्स की बिडिंग है। तो 30 टाइम्स बिडिंग किस बेसिस पे चूज होता है, पहले प्रेफरेंस दिया था जिसने सिर्फ एक लॉट अप्लाई किया हो। एक लॉट मतलब रफली 15,000 के आसपास जो भी नियर अबाउट अमाउंट रहता है, वो पर्टिकुलर अमाउंट का ही इशू को एक लॉट बोलते हैं। और वो एक लॉट जिसने अप्लाई किया होगा फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दिया जाता है। उसमें भी मान लीजिए बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, तो अगर वो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप बहुत ज्यादा अगर हो गए हैं तो उसमें लॉटरी सिस्टम लगाई जाती है। लॉटरी सिस्टम में भी कोई उसमें मतलब रैंडम बेसिस और सॉफ्टवेयर बेस्ड सिलेक्शन होता है, उसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन होता नहीं है। अब ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ग्रीन शू ऑप्शन वैसा हो गया कि देखिए मान लीजिए आपका टोटल आपने इशू लेके आया, ठीक है, आपने इशू लेके आया और आप देख रहे हैं कि टोटल मार्केट में मेरे शेयर्स का बहुत ज्यादा डिमांड हो गया है। तो ऐसा हो सकता है लिस्टिंग के दिन या तो भयंकर गेन हो जाए या कुछ भयंकर इशू हो जाए। तो क्या कर सकता है ग्रीन इशू वाले लोग, उसमें क्या करते हैं कि वो प्राइस को स्टेबल करने के लिए एडिशनल इशू ला सकते हैं। तो टोटल मान लीजिए आपको 1000 करोड़ का इशू करना था, तो अप टू 15% आप एडिशनल, मतलब आप 150 करोड़ के और एडिशनल शेयर चाहें तो आप दे सकते हैं, एडिशनल एलोकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका बेनिफिट, ताकि प्राइस थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, क्योंकि बाजार में सप्लाई आएगी तो थोड़ा सा डिमांड पे भी इफेक्ट आएगा। उसके बाद अब लिस्टिंग में सिंपल मैकेनिज्म है, आपके शेयर्स एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं, ट्रेडिंग के लिए चालू हो जाता है। 10 बजे लिस्ट होता है, 9:45 से 10 बजे तक का बिडिंग पीरियड चलता है, 10 बजे लिस्टिंग हो जाती है। राइट्स इशू हमने डिस्कस किया था कि 1:10 या 1:20 वैसे करके राइट्स इशू कर दिए जाते हैं। अब पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज, देखिए डेट सिक्योरिटीज में कैसा है, देखिए डेट सिक्योरिटीज में क्या होता है कि जनरली जो बैंक्स और एनबीएफसी वगैरह होते हैं ना, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं कि हम इतना % आपको बॉन्ड का कूपन देंगे या बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट इतना आपको देंगे, आप मुझे पैसे दीजिए। तो एनबीएफसी वगैरह या बैंक्स वगैरह 7% 8% का बॉन्ड इशू करते हैं कि उसमें आप मुझे आप दीजिए पैसे और मैं आपको 7% इंटरेस्ट देते रहूंगा, और मान लीजिए 1 साल बाद या 2 साल बाद उसका रिडेम्पशन होगा, 2 साल या 4 साल जो भी टाइम फ्रेम है, उसके बाद वो पैसे वो लौटा देगा। तो ये हो गया आपका पब्लिक इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं, क्रेडिट रेटिंग करना पड़ता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। इसमें क्या है ना, 100 करोड़ का मिनिमम इशू होना चाहिए। तो अगर आप बैंक या एनबीएफसी हैं तो मिनिमम आपको 100 करोड़ का इशू लेके आना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मिनिमम आपने जो भी सब्सक्रिप्शन लेके आया उसका 75% सब्सक्राइब होना चाहिए, और एल्स आपको पूरे पैसे लौटाने पड़ेंगे। और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आज के डेट में मार्केट में ट्रेड होते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट सिंपल है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको शेयर्स दिए, ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग। तो मैंने पैसे आपसे लिए, मैंने आपको शेयर दिए, ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसका बाजार से लिस्टिंग से या दुनिया में क्या चल रहा है या थर्ड पार्टी किसी को पता भी ना चले, ऐसा भी प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। आपको बस आरओसी को बताना पड़ता है, और आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट ही है, जिसमें बड़ा अमाउंट आप किसी भी एक फॉर्म में, आइदर इन फॉर्म ऑफ शेयर और डेट, आप कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को ही इशू करते हो। तो मतलब मान लीजिए कि एक बैंक है, वो अपना उसको कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करता है, QIP लेके आता है और लिमिटेड 2-4 लोगों में ही वो शेयर्स इशू करता है, पब्लिक के पास वो नहीं जाता है, और वो पैसे उनसे वो कलेक्ट करता है। और QIP का एक रूल भी होता है, कम से कम 10% म्यूचुअल फंड सब्सक्राइब करने चाहिए, सो दैट पब्लिक के पास भी वो इनडायरेक्टली वो शेयर्स चले जाए। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम में यही हो गया कि इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में बेसिकली फ्रेश शेयर्स ही आपके जाएंगे, बट उसमें लिस्टिंग की नॉर्म्स और सब चीजें उसी तरह से फॉलो होंगी। तो ये अब ये यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। हाउएवर ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट प्लेसमेंट प्रोग्राम यहाँ पे हमारे पास इतना पॉपुलर नहीं है। QIP बहुत पॉपुलर है, ऑलमोस्ट हर बैंक QIP लेके आता है, तो मैं जल्दी ही चैप्टर 4 भी इसका डाल दूंगा।